डियर स्टूडेंट्स, नीट, जेडब्ल्यू और CUET के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शंस हैं या अपन ऐसे कहेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं टिक करवाने वाला हूँ। कहाँ से सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ कर आते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन इसी सीरीज के अंदर जो चैप्टर 4 है आपके यूनिट 4 जिसको अपन बोल रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर देखो, सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ये जो इसकी एक फंडामेंटल जो है उसको अपन रीडिंग लगाएंगे, कोडिंग लगाएंगे। हालांकि इसमें से थ्योरी में से कुछ क्वेश्चंस कभी स्टेटमेंट वाले आ जाते हैं, इसलिए इसको एक बार रीड आउट करना ही ठीक रहता है। इसकी डेफिनेशन अपन देखेंगे, हमारे स्टेटमेंट में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में इसको नहीं पढ़ना, यहाँ आता है। ये जो स्टेटमेंट के अंदर ये पूछ ली जाती है, इसके अंदर भी एक फंडामेंटल है, ये इस चैप्टर की चाबी है कि इस पर बेस्ड कुछ 3, 4, 5, 7 एक न्यूमेरिकल कई बार आए हैं, है ना। हर एक ईयर में आए हैं, एक करके न्यूमेरिकल या 2 करके न्यूमेरिकल आए हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट से कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उस फॉर्मेशन के ड्यूरेशन जो है, रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट जो होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने के लिए अपन बोलते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कितने टाइम में डिक्रीज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो ये क्या हो जाती है, इसकी रेट हो जाती है, ये रेट हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आपके देखो, आपको ग्राफ के अंदर ये लोकेशन जो है, आपको ये ग्राफ के अंदर ये जो लोकेशन है ना, ये R1 कहाँ है, ये R2 कहाँ है, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, दूसरे कहाँ है। इसी तरीके से डिक्रीजिंग में, इसी तरीके से इंक्रीजिंग में ये कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, ये कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है और इनका डिफरेंस क्या है, ये निकालना आना चाहिए। देखो ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ के अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट है वो एक फार्मूला और है, वो रिएक्टेंट का था, ये प्रोडक्ट का है। तो वो जो रिएक्टेंट का जो फार्मूला था वो ये था, ये वाला था कि रिएक्टेंट में कमी आ रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल को माइनस करेंगे तो ओवरऑल माइनस आएगा, इसका मतलब डिक्रीमेंट को शो करेगा। इसी तरीके से इसके स्लोप को बताता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट का ये जो है, इस प्रोडक्ट के लिए ये जो फार्मूला है रेट का निकालने का, उसको अपन काम में लेते हैं। और इसका जो स्लोप होता है वो ये रहा, ये स्लोप है ना। तो ये स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो कौन सा है, ये स्लोप है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो आते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये जो न्यूमेरिकल है ये पूछा गया है यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपन को ध्यान में रखना है कि इसकी यूनिट्स जो है वो क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर, और अपॉन क्या है, सेकेंड। तो मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड या मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपके इस रेट की यूनिट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो और कहाँ से क्वेश्चन है, देखो ये जो टेबल दे रखी है इसको देख के अपन घबरा जाते हैं, कुछ भी नहीं है। देखो इसके अंदर यहाँ पर ये जो एक इक्वेशन दे रखी है आपकी ब्यूटाइल क्लोराइड की, इधर भी ब्यूटाइल क्लोराइड की दे रखी है, ठीक है। ये ब्यूटाइल क्लोराइड की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये ब्यूटाइल क्लोराइड की फिर ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये T1 टाइम पर है तो ऑब्वियसली ये R1 होगी, ये T2 टाइम पर है तो ऑब्वियसली क्या होगी, R2 होगी, ठीक है। अगर ये अपन इसको प्रोडक्ट मान रहे हैं तो R2 माइनस R1 लिखेंगे, ठीक। जब ये R1 है तो उसमें कितना समय था, जस्ट होने स्टार्ट हो रही थी, और R2 पे हुई तो कितना टाइम लगा, इतना लगा। अब अपन ने क्या निकाल लिया, फॉर्मूला वही था अपना, कौन से वाला, कि R2 माइनस R1 अपॉन डेल टी या T2 माइनस T1 इक्वल टू जो भी आएगा वो आएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, ये भी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ही आएगा, और इस कॉन्सेंट्रेशन को विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम अपन डिवाइड करेंगे तो उसकी रेट आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू गिवन है आपको टेबल में, ये रेट है। और ये क्या है, ये एक लाइन दे रखी है, ये पहला एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट, ये चौथा, पांचवा, अलग अलग टाइम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को नोट कर रखा है, ठीक है, ठीक है। और उसी के बेसिस पर जो है आपके ये ग्राफ बना रखा है, उसी के बेसिस पर आपके ये ग्राफ बना रखा है, ठीक। अब देखो आपने यहाँ पर इन सब की जो एवरेज निकालनी है, तो इसकी एवरेज प्लस इसकी एवरेज। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, तो इधर से कम करेंगे, इधर से कम करेंगे, फाइनली एक ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट रहेगा, वो इंस्टेंटेनियस होगी, पढ़ा अपन ने थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपन आगे चलते हैं। देखो जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, इसको आप देखना, वो जो अपन पढ़ गए हैं वो इसमें बात कर रखी है। एक ही इक्वेशन बहुत पूछी गई है, और इसके अंदर अपीयरेंस की और डिसअपीयरेंस की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो
अपन को पता है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे इक्वेशंस में जब भी अपन को रेट निकालनी है एक की हेल्प से, रिएक्टेंट की हेल्प से रिएक्टेंट की, या रिएक्टेंट की हेल्प से प्रोडक्ट की, या रिएक्टेंट की हेल्प से प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट की, है ना, वो निकालनी है, तो अपन क्या करते हैं कि उसकी स्टैकोमेट्री को जो है बैलेंस कर देते हैं। इसके अंदर स्टैकोमेट्री जो है वो तो बैलेंस है। अब आपके यहाँ पर ये 2 है, आपके यहाँ पर 1 है, आपके यहाँ पर 1 है, तो इसकी रेट और इसकी रेट को जब अपन इन दोनों रेट की इंडिविजुअल की बराबर करेंगे तो अपन को 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि अपन यूनिटी में इसकी स्टैकोमेट्री को बैलेंस करते हैं। जितना पार्टिसिपेशन है उतने का ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो आपके यहाँ पर इसके स्टैकोमेट्री को आपके देखो, आपने यहाँ पर ये बैलेंस कर रखा है इसने यहाँ पर, ठीक है ना। जो मैंने इक्वेशन बताई है अभी आपको ऊपर ये वाली, ये बहुत पूछी गई है, बहुत पूछी गई एच आई की, है ना। तो एच आई को अपन ने क्या करें 1/2, यानी कि यूनिटी में आ गया, ये भी क्या है यूनिटी में, आगे 1 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डबल था, डबल में 2 का डिवाइड कर दिया तो वो क्या आ गया यूनिटी में आ गया। तो रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन सबकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आपको ये गिवन है तो आपकी ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी। अगर आपको ये गिवन है तो आपकी ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी। अगर आपको ये गिवन है तो ये दोनों निकल जाएगी इसी एक इक्वेशन से, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चंस आ रखे हैं। इसी तरीके से ये ब्रोमीन वाला जो क्वेश्चन है ये भी आया हुआ है आपके, है ना। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो वो आए हुए हैं, या तो वो एग्जैक्ट होंगे या उस जैसे आए हुए होंगे। तो ये क्वेश्चन देखो जरा, इसमें 1/5 कर दिया, इधर कौन है भैया, ठीक है, इधर कौन है 6 है तो इसको 1/6 कर दिया अपन, ये रहा देखो ये 1/6, ठीक है। और इधर आपके कौन है BR2 इधर 1/3 कर दिया, और इधर कितना है भैया I2 है तो इसको 1/3 कर दिया, क्योंकि इक्वेशन में क्या है ये आपके यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो H2O जो होगा 1/3 होगा। इसकी स्टैकोमेट्री को बैलेंस करके अगर आपको केवल और केवल इसकी रेट दे दे, अगर केवल और केवल आपको इसकी रेट दे दे तो इसकी रेट से इन सब की रेट आप निकाल सकते हो, या किसी एक की रेट दे दे तो इसकी हेल्प से आप सबकी निकाल सकते हो। तो ये इस तरह की जो इक्वेशंस होती है ना, जिसके स्टैकोमेट्री बैलेंस करके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के अपन निकालते हैं, बड़ी खूबसूरत टाइप की होती है कि एक को आप निकालो उसकी हेल्प से बाकी सारी निकल जाती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है बहुत। उसके बाद में देखो आपके NO2 की एक इक्वेशन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PCl5 की इक्वेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। N2O5 के अंदर वही आप एवरेज रेट निकाल रहे हैं कि डिसअपीयरेंस की रेट जो होती है वो क्या होगी, अपने को डेटा दे रखे हैं, इस डेटा के बेसिस पर अपन माइनस करके टाइम में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन दे देगा, आप इस तरीके से इसको कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद में देखो आपके इसके अंदर ये जो है ना आपके रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस कह रहा हूँ, एक तो अभी अपने ये जो ग्राफ देखिए रिएक्टेंट अपीयरेंस डिसअपीयरेंस वाले ये, और एक ये रेट लॉ, ये इस चैप्टर की चाबी है भैया। इस चैप्टर को अगर आपको समझना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चाहे किसी भी तरह का खतरनाक न्यूमेरिकल आ जाए, अगर आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजिली समझ में आता है, ठीक है। अब देखो रेट लॉ के बाद में रेट लॉ को एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं, ठीक है, अभी देखना है। ये यहाँ पर इसकी रेट लॉ की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ ना आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज नॉन एज रेट लॉ। यानी जो भी रेट लॉ लिखोगे आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर करना पड़ेगा, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करना पड़ेगा। अब किसी भी इक्वेशन के अंदर पहले रिएक्टेंट होता है फिर उसका प्रोडक्ट बनता है, तो अपन को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, अपन को केवल रिएक्टेंट से मतलब है, ठीक है ना। तो अपन को ये ध्यान में रखना है रेट लॉ लिखते समय। तो रेट लॉ की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आगे चलते हैं, देखो आपके यहाँ पर ये कुछ ऐसी इक्वेशन हाइपोथेटिकल दे रखी है, कुछ भी दे रखी हो, ए बी बी कुछ भी दे रखी हो, लड्डू पेड़ा सेब संतरा हाथी घोड़ा, है ना, चूहा बिल्ली, कुछ भी दे रखी हो, आपको तो केवल इनसे मतलब है, ठीक है। जब आप इसकी रेट लिखोगे तो रेट इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है भैया, ये एरो है, राइट हैंड वाला क्या होता है प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है अपन को। तो अपन लिए अपने लिए काम के कौन है, ए और बी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। आगे स्टैकोमेट्री लिखी हुई है, स्टैकोमेट्री जो होती है इसके पावर भी हो सकती है, बट ये एग्जैक्ट हो ये कोई डिफरेंस ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को बताता है ये आप यहाँ पढ़ोगे ना तो आपको ये बताएगा कि केमिकल इक्वेशन के अंदर ये जो ऊपर अपन लिखते हैं ये इसकी जो पावर होती है वो एक्चुअल स्टैकोमेट्री वाली पावर बाई चांस हो सकती है। x इक्वल टू ए हो सकता है, y इक्वल टू बी हो सकता है, बट x इक्वल टू ए हो गई होगा, b हो गई होगा, ये कोई नेसेसरी नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल डेटा नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है थ्योरेटिकल डेटा के डेटा से मैच किया गया तो डिफरेंस आया, तो पता लगा कि ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल डेटा को ही मानना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर ए की जगह ए नहीं लिख रहे हैं अपन, बी की जगह यहाँ पर ये जो है बी की जगह अपन बी नहीं लिख रहे, वाई लिख रहे हैं, इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो एक्स और वाई होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको आपके टीचर्स ने समझाया होगा स्कूल में या कोचिंग में, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। इसके देखो एक
छोटी सी डेफिनेशन है, इसको एक रीडिंग मार लेना। ये इक्वेशन जो है इस पर बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल है, बहुत न्यूमेरिकल है। कौन कौन सा है देखो ज़रा, इसने टेबल बना रखी है, बहुत सिंपल है, बिना पेन चलाए बता दूंगा कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन दे रखी है, अब आपको इसका रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ जो लिखा जाएगा वो एक्चुअल में क्या होगा, आप इसको ऐसे तो लिखोगे कि जो रेट है इक्वल टू आपके यहाँ पर के और आपके कॉन्सेंट्रेशन किसकी, एनओ की, और साथ में कॉन्सेंट्रेशन किसकी लिखोगे, आपके O2 की, O2 की। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसके ऊपर क्या लिखना है, तो अपन लिख दिया एक्स, इसके क्या लिखना है वाई। एक्स और वाई तो अपन को पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो देखो अपने क्या करेंगे, इनके अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट किए, इसी को लेके पहला एक्सपेरिमेंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा रहा। पहले के अंदर एनओ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले ली, 0.3, तो पहले के अंदर ये इसके O2 कितनी ले ली, 0.3, तो रेट कितनी आ गई, इतनी, ठीक है। एक पहला एक्सपेरिमेंट खत्म। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया, उसमें इसकी रेट अपन ने डबल कर दी पहले से, और मिला दिया इसमें 0.30, लेकिन इसको कॉन्सेंट्रेशन को इतना ही रखा, तो रेट देखिए कितनी आई, इतनी आई। तीसरे के अंदर अपने कहा कि नहीं यार, हम पहले जितनी थी उतनी ही रखेंगे, अब की बार क्या करेंगे, O2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे, O2 को डबल किया तो डबल करने पर ये रेट ही आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथा एक्सपेरिमेंट अपन ने किया कि नहीं यार, अपन इसको डबल करेंगे और इसको भी अपन डबल करेंगे, तो रेट कितनी है, इतनी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये 4 एक्सपेरिमेंट हो गए। ये जो टेबल है, इस टेबल के बेसिस पर अपन क्या करेंगे, इस टेबल के बेसिस पर ये जो आपके 2 2 और आपके यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1, ये जो है आपके कैसे निकाला वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर आपके तो यहाँ जो है ये 2 लिखा हुआ है, वो 2 लिख दिया, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अपने क्या करें, यहाँ पर 2 और आपके यहाँ पर 1 लिख दिया। बट ऐसा नहीं, ये बाई चांस ऐसा हुआ है, बट निकालते कैसे वो देखो, बिना पेन चलाए बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपने न्यूमेरिकल पढ़े होंगे 12th के अंदर किए होंगे, आपके लेक्चरर्स ने बताया, आपके जो भी लेक्चरर थे उन्होंने आपको सिखाए होंगे, तो आपको पता होगा कि जब भी आप थ्योरेटिकल में न्यूमेरिकल करते हो तो आप क्या करते हो, इक्वेशन बनाते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी इक्वेशन में अपन देख लेते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको आगे जाके काट देते हैं, कट हो जाते हैं। तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको कॉमन रख लेते हैं। इसको अपन डबल किया तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। इसको मैंने डबल किया, इंटू 2 लिखूँगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब डबल करने पर क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, यानी कि डबल की पावर कितनी आ रही है, डबल की पावर 2 आ रही है, तभी तो 4 हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो पावर आएगी ये क्या होगी, यहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ मैंने इसको तो रख लिया कॉमन, मैंने इसको तो रख लिया कॉमन, मैंने इसको तो कॉमन रख लिया। अब जो मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको फर्स्ट और थर्ड को देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। लेकिन आपके यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को देखा तो ये कांस्टेंट, ये आगे कट जाएगा, तो अपन को इससे मतलब है। तो फर्स्ट और थर्ड को अपन ने देखा तो डबल हो रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड को देखा तो अपन ने डबल हो रहा है, तो डबल होने पर ही डबल हो रहा है, तो इसकी जो पावर होगी वो इसकी पावर होगी, है ना। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे ना, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, 2 + 1, ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये तो ओवरऑल है, लेकिन अगर आपसे पूछे इसके रेस्पेक्ट में कितनी है, तो आपको पता है इसके रेस्पेक्ट में 2 है, इसके रेस्पेक्ट में कितनी है, तो इसके रेस्पेक्ट में कितनी 1 है, दोनों को मिलाकर पूछे ओवरऑल ऑर्डर बताओ तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भरमार आए हुए हैं, NO2 पे तो बहुत सारे आए हुए हैं, ठीक है ना। आप देखो माइनस dr/dt, ये क्या एक्चुअल में रेट है, ये क्या आपके रेट है, ठीक, ये 2 और ये 1, ठीक है। अब देखो ये क्लोरोफॉर्म की दे रखी है, इसी तरीके से आपकी क्लोरोफॉर्म की जो रेट है वो अपन ने लिख ली, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की आपकी अपने एक्सपेरिमेंटल जो रेट है वो अपन ने ऑब्जर्व की, तो क्लोरोफॉर्म की कितनी आ रही है, इसकी तो कितनी 1 आ रही है, इसकी कितनी आ रही है, हाफ आ रही है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, 3/2 यानी 1.5। अच्छा इसकी कितनी आ रही है, इसकी जो एस्टर है उसका अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो वाटर के रेस्पेक्ट में तो 0 है, ठीक है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में 1 है, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर की, ये क्या 1 और हाफ, ये 1.5 का मतलब 3/2 ऑर्डर की होगी, जब ये वाली क्या होगी 1 + 0 यानी कि क्या हो जाएगी 1 ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो एक्सपेरिमेंटल जो है वो उसको ऐसे रखना है, ठीक है, ए और बी के हिसाब से नहीं करना है इसको, इंपॉर्टेंट अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया मैंने, ठीक है, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो आपके यहाँ पर कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं जो कि बहुत ईजी हैं, ठीक है। अब आप ये को देख लेना, इसके ऑर्डर को पूछ रहा है, इसको जोड़ दो, कितना हो गया, ये 2 हो गया, इसको 3/2 1.5 और इसमें से 1 घटा दो तो ये हाफ हो गया, ये क्या होगा x + y हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो एक आपके यहाँ पर जो दे रखा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो हमेशा ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में से एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मल्टीपल स्टेप में होती है,
सिंपल रिएक्शन जो होती है वो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, प्राइमरी टाइप की होती है। हमेशा जो आपके वाटर निकाला जाता है या रेट लो अपन जिसका लिखते हैं वो सिंपल टाइप का लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स का कभी भी नहीं लिखते। कॉम्प्लेक्स मल्टीपल स्टेप में होती है, उसी मल्टीपल स्टेप में से जो भी सबसे सिंपल वाला होगा उसी के अकॉर्डिंग जो होगा रेट लो लिखा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपना, ठीक है। अब देखो आपके जो भी अपन रेट लो लिखे, हाइपोथेटिकल अपन ने इसको ऐसे लिखा है, कैसे लिखते हैं, ये एक है तो अपन को रिएक्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो रिएक्टेंट इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो अपन ने क्या किया, अपन को के चाहिए तो अपन ने रेट में इसका डिवाइड कर दिया। रेट भी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, ये भी क्या होती है मोल पर लीटर। तो अपन ने क्या कर दिया, इसको कॉन्सेंट्रेशन को एक्स प्लस वाई को जोड़कर क्या कर दिया अपन ने एन कर दिया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब जो भी आपको चाहिए उसको अपन यहाँ पर रखो और उसकी यूनिट निकाल लो। अब जैसे मेरे को चाहिए जीरो ऑर्डर की, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर की, इसका मतलब इसकी पावर जीरो, इसकी पावर जीरो, इन दोनों की पावर एक्स और वाई जीरो हो जाएगी, एक्स और वाई जीरो हो जाएगी ओवरऑल, ठीक है। तो क्या बचेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड बचेगा, ठीक है। अब देखो आपके यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर है तो आपके मोल पर सेकंड, और आपके यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ये समझ रहे हो क्या मेरे बात में क्या कह रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना है, कॉन्सेंट्रेशन कौन सी ये कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना है, एन की पावर को चेंज करके देखना है। तो एन में आपने यहाँ रखा जीरो, तो पूरा सामान जो है वन ही हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो केवल क्या रह जाएगा ये। अब आपने यहाँ वन रखा है तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, पर सेकंड पर सेकंड। आपने यहाँ पे टू रखा है तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर एक तो कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो मोल पर लीटर पर सेकंड बच जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, पर सेकंड होती है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। और जीरो ऑर्डर की होती है मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को अपन आगे चलते हैं। ध्यान रखना टेबल जो है आपके इम्पोर्टेंट है, यूनिट्स पूछी गई है, ध्यान में रखना भैया, इसको करके जाना। अच्छा मोलिकुलरिटी के अंदर देखो जरा, मोलिकुलरिटी के अंदर आपको थोड़ी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और इस मोलिकुलरिटी के अंदर आपके यहाँ पर जो बता रखा है कि मल्टीपल स्टेप में होती है, उसके अंदर भी जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, RDS, या बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो क्या करता है, आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन भले वो कॉम्प्लेक्स टाइप की हो, लेकिन अगर उसके अंदर RDS है जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो उसकी रेट को आइडेंटिफाई करेगा। तो देखो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं वो कहाँ से आ रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आपको। देखो आपकी H2 + I2 वाली इक्वेशन बहुत बारी पूछी गई है, ये NO वाली इक्वेशन बहुत बारी पूछी गई है, KCl3 की भी इक्वेशन आई हुई है। एक ये जो ना ये थ्योरी का है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये नीट में पूछा गया है बहुत बारी, ठीक है। जेई के अंदर भी अगर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे JEE के अंदर तो वो इसी से आएंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट है ये, है ना, इसको छोड़ना नहीं है। और ओवरऑल इसका जो कंक्लूजन है वो आपके यहाँ पर इन तीन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है ना। रिंग लगाना, इसको याद करना है भैया, और इनमें जो RDS कौन सा उसको ध्यान में रखना है, और इधर से RDS कौन सा उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से और यहाँ से बनते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, देखो तीनों पॉइंट पढ़ने हैं, 1 2 3 तीनों पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो आपके ये इनको तो करना है इंडेक्स को। उसके बाद में देखो आपके यहाँ पर ये फर्स्ट लॉ का है, तो आप इसके अंदर ये जो एक ये इक्वेशन है इसको आप देखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेई और उसके नीट के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपको इसको देखना है, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। फंडामेंटल आपको इसका पता ही होगा। आप देखो इसके अंदर और क्या काम किए, ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, के की वैल्यू को पूछ लेता है। जीरो ऑर्डर के इक्वेशन के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को अपन को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वेरी 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 जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हर एक लाइन से लगभग आपके जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो देखना है इसको फर्स्ट ऑर्डर को तो रट के जाना है भैया, इसकी जो इक्वेशन है उनको रट के जाना है। कोई ना कोई न्यूमेरिकल का फंडा कहीं ना कहीं फंसेगा, और ज़्यादा कहाँ से फंसता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में ही, बस अभी आपके ये क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये, मतलब यहाँ पावर 1 है, इसको भी देखना है, इसको भी ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये ग्राफ आए हुए हैं भैया, इम्पोर्टेंट।
ठीक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये ही आगे जाकर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो बेस बनता है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आए हुए हैं इसी फॉर्मेट के अंदर, इसी फॉर्मेट के अंदर यहाँ न्यूमेरिकल आए हुए हैं, इसी फॉर्मेट के अंदर यहाँ न्यूमेरिकल आए हुए हैं, यहाँ न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ग्राफ पूछे गए हैं। ये इक्वेशन सारी इंपॉर्टेंट है भैया, पहले बता रहा हूँ। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान में रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल के फॉर्मेट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये न्यूमेरिकल जो है डायरेक्ट उठ कर आए हैं, है ना। एनसीईआरटी के पीछे जो न्यूमेरिकल्स है उनको भी कर लोगे तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। एक जो न्यूमेरिकल जो आपको पूछे गए हैं ना, वो ये दिख रही है आपको इक्वेशन ऐसी ही है, पता नहीं क्या बकवास सी है। बहुत 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 इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अगर क्वेश्चन डिस्कस करो तो क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा, बट जिन लोगों ने बेसिक पढ़ रखा है उनको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ये अपने टीचर से पूछ लेंगे आप। यहाँ इस इक्वेशन पर बेस्ड JEE के अंदर खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया, क्लियर कट कह रहा हूँ, यहाँ से पूछ के जाना, ठीक है, यहाँ को पढ़ के जाना। ये यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आए, सिंपल तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड क्लासेज में भी आते हैं, वो यहीं से ही आते हैं। डायरेक्ट आपके वैल्यू से जो है आपकी K की वैल्यू, T की वैल्यू ये निकलवा लेते हैं ना, A या X, ठीक है ना, ये निकलवा लेते हैं, ठीक है। ये पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर का, ये इसी के बेसिस पर है। अब देखो और जो आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं। ये ग्राफ, स्लोप पूछे गए हैं। इक्वेशंस वही, देखो आप ग्राफ की इक्वेशन को ढूंढना बुक के अंदर, LNR और T की, LNR नॉट और T के ऐसे की कॉम्बिनेशन की इक्वेशन होगी, है भी या क्यों नहीं। जहाँ पर K की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो देखो ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। इसी तरीके से LN या log R नॉट R और ये इसकी वैल्यू जो है ये पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं अपन, अभी 2 मिनट लगेंगे, है ना, डिस्कस कर लेते हैं। देखो कहाँ पर है भैया, ढूंढें जरा। LN कहाँ गया, LN वाली इक्वेशन जो है वो आपकी यहीं कहीं होगी। ये थी, देखो मैंने कहा था ना इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके बेसिस पर जो है वो आपके बनाया हुआ है, ठीक है। अब आपके T वर्सेस है तो स्लोप इसके साथ में आ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे की तरफ वाला ग्राफ आएगा इसके अंदर। और ये LN जो है इसमें कुछ अपन इसको ऐसे करते हैं ना, y इक्वल टू ये आपके -mx + c, यानी इंटरसेप्ट जिंदा है, इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा, नेगेटिव स्लोप ऐसे चलेगा, ठीक है। वाई एक्सिस पर कौन सा ले लिया अपने, LNR ले लिया, और यहाँ पर K स्लोप हो गया, ये टाइम हो गया, तो यहाँ पर जहाँ मैक्सिमम टच करेगा ये क्या होगा, LNR नॉट हो जाएगा। बेसिक है, जहाँ पर मैक्सिमम होता है वो ये होता है R नॉट वाला, तो इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ जो है वो कौन सा है, देखो दूसरा ग्राफ जो है वो आपके इसी इक्वेशन से डेवलप कर लेते हैं। इसी इक्वेशन से डेवलप करेंगे तो कैसा होगा भैया, मैं इस KT को इधर भेज देता हूँ और LNR को इधर भेज देता हूँ, तो KT तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा LNR नॉट, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा LNR और इक्वल टू KT, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब ग्राफ खींच लो इसके अंदर, ग्राफ खींच लो, तो देखो आपके यहाँ पर LN माइनस LNR है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ LNR नॉट अपॉन R, लिख सकते हैं भैया, लॉ का फॉर्मूला, इक्वल टू क्या हो जाएगा KT। अब मैं इसको वाई एक्सिस पे ले लूँ, ले लो भैया, यहाँ पर क्या होगा, ये MX होगा, स्लोप जिंदा भैया, K है, तो देखो इसका ग्राफ ऐसे हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ एक, तो ये हो जाएगा आपके LNR नॉट बाई R, और आपके यहाँ पर ये T और आपके यहाँ पर K, है ना। तो ये अभी दोनों मैंने कहा ना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है भैया इक्वेशन, ध्यान रखना है इसको। 4.9 है ना, यहाँ से ये जो ग्राफ है वो प्लॉट किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। अब देखो साथ ही साथ मैंने ये आपको यहाँ भी इंपॉर्टेंट लगा दिए हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि ये वाली इक्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हुए हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा, एक आता तो ज़रूर करके जाना। यहाँ से आता है ये वाली जो जनरल आपके 12th बेसिस जो बोर्ड क्लासेज हैं उनमें भी आए हुए हैं, ये तो आपको आते ही होंगे। इसको आपको करना है, इसमें T पूछ लेगा, K पूछ लेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाली इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, 0 ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर आपके है नहीं JEE मेंस के अंदर, नीट के अंदर, वो आपके एडवांस में है, जब एडवांस आएगा तब उस समय बताएंगे, ठीक है। अब चलो अपन आगे चलते हैं। ये वो ग्राफ जो अभी मैंने आपको बताया, लॉग वाला, ये वाला और ये LNR और K स्लोप है ना, ये वो वाले हैं, ठीक है। अब वो उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको देख लेना, सिंपल बता दिया किस तरीके से होगा।
इक्वेशन T2 माइनस T1 वाली बताई थी आपको, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपन आगे चलते हैं। हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, अपन इसको बहुत कम पढ़ते हैं या ना के बराबर पढ़ते हैं भैया और बहनों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से। कोई भी इक्वेशन दे देगा आपको, जैसे अभी ऊपर दे रखी है आपके, देखो ऊपर दे रखी है इक्वेशन ये ए बी और सी। टोटल जो प्रेशर तीनों गैस है, टोटल प्रेशर ए का, बी का और सी का। तो उन्होंने बोला कि जब ए आपकी रिएक्टेंट है उस समय उस गैस का प्रेशर क्या था, मैक्सिमम था। फिर जैसे बी और सी में, उसमें बी और सी का प्रेशर नहीं था क्योंकि ए जो कन्वर्ट ही नहीं हो रही अभी, तो टाइम जीरो है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। जैसे ही अपन टाइम टी स्टार्ट करते हैं रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो जो गैस बी है और जो सी जनरेट हुई, जो गैस बी जनरेट हुई, जो गैस सी जनरेट हुई, उनका प्रेशर कुछ ना कुछ जनरेट हुआ होगा। तो दोनों गैस का प्रेशर क्या है आपके स्टार्टिंग में, एक्स मोल और एक्स मोल जो है दोनों के सेम बने से ब्रेक डाउन होने पर, क्योंकि जब एक ब्रेक डाउन होगा तो दो भाग में तो ब्रेक डाउन होगा, तो दो हिस्से ही तो बनेंगे, तो दोनों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स बराबर होंगे उतना ही क्या होगा, गैस का प्रेशर जनरेट होगा। इसलिए आपके यहाँ पर सेम है, जितना जनरेट हुआ उतना ही यहाँ से कम हुआ है तो उतना माइनस कर दिया, ठीक है। फिर अपन ने पीटी निकाला, पीटी अपन को पता है यहाँ से ऊपर इक्वेशन दे रखा है, कैसे निकालना है, तीनों को ऐड करना है। तो तीनों को ऐड कर दिया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, ऐड करने फाइनली आपके पास क्या बचा, पहले का प्रेशर प्लस एक्स जो गैस का प्रेशर वो बचा, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन ने कि टोटल में से इनिशियल का अपन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, जिसको अपन इनिशियल माना है, तो टोटल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने यहाँ पर ये अपना कॉन्सेप्ट आ गया एक, ठीक है ना। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, पी ए का अगर मेरे को मेजर करना है तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल में से एक्स को माइनस करूँगा। इसी तरीके से मेरे को क्या करना है कि ये जो पी आई माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये रही, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। तो कौन सा आएगा, ये आ गया, ये प्रेशर आ गया 2p इनिशियल माइनस टोटल। अब तो ये जो प्रेशर है, अब गैस का जो रेट कांस्टेंट होता है या कोई भी रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है 2.303 टी लॉग, अपन वहाँ पर क्या रखते थे, ए अपन ए माइनस एक्स या आर नॉट अपन आर रखते थे, आर नॉट अपन आर रखते थे। यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया कि आर नॉट यानी जो ज़्यादा वाला है, इनिशियल वाला ज़्यादा है, तो किसी गैस का प्रेशर पी ए है, तो अपन ने क्या किया यहाँ पर ए का क्या कर दिया, पी ए है, तो अपन यहाँ पी ए नीचे रख दिया। अब आपके यहाँ पर तो पी आई तो ठीक है, लेकिन पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू जो है ए कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो भी अपन ने निकाली है, कितनी आ रही है 2p इनिशियल माइनस पी टी, ये रख दी। तो इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कई सारी इक्वेशंस दे देंगे, ये तो हाइपोथेटिकल इक्वेशंस दे रखी है, करने का फॉर्मेट आपके यही होगा, कुछ भी पूछ लेगा, पी आई पूछ लेगा, पी टी पूछ लेगा, के की वैल्यू पूछ लेगा, टी की वैल्यू पूछ लेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया ये N2O5 वाली इक्वेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछी गई है ये आपकी, तो इसको ज़रूर आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे इसको 2 सेक्शन में बनाना पड़ेगा, तो मैं देख लेता हूँ कितना गौर। अभी तो आपके एक हाफ लाइफ पीरियड वाला और मैं बता देता हूँ आपको। देखो जनरली आपके यहाँ पर एक हाफ लाइफ जो पीरियड है, उस हाफ लाइफ पीरियड के अंदर देखो होगा क्या कि जो जीरो ऑर्डर की है उसको तो आपको ये बताना है कि इनिशियल के नीचे 2k लिखना है, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑर्डर की है ना वो आपकी ये है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए हैं, चाहे जीरो का हो चाहे फर्स्ट का हो, लेकिन फर्स्ट की इसलिए बात कर रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर के दे रखा है, ठीक है, आपको टी आप निकलवाएगा बट आपके पास के नहीं है, के किससे निकलवाएगा, पहले वाले से। पहले वाला कौन सा 2.303 वाली जो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो पहले वाली पुराने वाली इक्वेशन जो मैंने आपको टिक करवाई थी 2.303/T, और वो जो आपके लॉग और जो भी a माइनस एक्स वाली जो इक्वेशन है, या r0 माइनस एक्स जो भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपके यहाँ से टिक करवा रखा है, वहाँ से के की वैल्यू निकालेगा, यहाँ पुट करेगा, यहाँ टी आप देगा। दूसरी बात, आपको के और टी दोनों ही नहीं दे रखे हैं, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, के और टी दोनों ही नहीं दे रखे हैं और कह रहा है कि आप दोनों में से किसी या तो के को निकाल लो टी को, लेकिन दो चीज़ें एब्सेंट है, कम से कम एक चीज़ एब्सेंट होनी चाहिए। तो आपको क्या करेगा, के की वैल्यू देगा, के की वैल्यू देकर आपको क्या करेगा, के की वैल्यू देगा,
के की वैल्यू निकलवाएगा, टी हाफ की वैल्यू देगा, टी हाफ की वैल्यू से के की वैल्यू निकलेगी, वो के की वैल्यू आपके यहाँ पुट होगी, तो ये टी की वैल्यू को पूछेगा। बात समझ में आ रही ना, रीजनिंग खेल रहा है, मैचिंग। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है 4.17। ठीक है, अब देखो एक इसकी थ्योरी पर बेस्ड है कि टी हाफ जीरो ऑर्डर की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये थ्योरी का है भैया। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑर्डर की और है जो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर का, जहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देखना है आपको यहाँ से। फॉर जीरो ऑर्डर जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जो है उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कॉन्सेंट्रेशन से क्या इंडिपेंडेंट है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट आया हुआ है, इस लाइन को रट के जाना, केवल ये 2 लाइन रट जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे आए हुए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट के दे रखा है और हाफ लाइफ अभी डिस्कस कर चुके हैं हम भी बना शायद, तो इस तरीके से निकालते हैं। इस न्यूमेरिकल को देख लेना जी। अब ये वीडियो लंबा हो गया क्योंकि 30 मिनट का हो गया, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको और जो है बता दूँ, लेकिन लंबा हो जाएगा, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आएगी आपको, तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो और बना दूंगा अभी। तो आई थिंक इन फॉर दिस टाइम वी शैल मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। हैव a nice day. Thank you.